का विगत वर्ष का सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है। पार्ट 1 मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ 1 से लेकर 16 नंबर तक के क्वेश्चन पेपर को। आज इसी के आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो है 17 नंबर का है, यानी 17 नंबर का सवाल है। सवाल क्या कहता है? कहता है कि मेलकॉम स्पेक्टर और जॉन क्यूज के अनुसार सामाजिक समस्या के उभार के निम्नलिखित चरणों को कालक्रम में दर्शाना है। आपको ये आप सबको ध्यान रखना है। ये जो प्रश्न है ये फैक्ट पर बेस्ड है। यहाँ जो नाम हमारे सामने रिलेट कराया गया है मेलकॉम स्पेक्टर और जॉन क्यूज का नाम, ये विद्वान हैं। इन्होंने कहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम इन सीक्वेंस में, यानी सामाजिक समस्या के उभार के लेकर उनके चरणों को कालक्रम के अनुसार में आपको दर्शाना है। पहला मोमेंट है, आंदोलन है, और दूसरा अगर हम आपसे बात करते हैं लीगल, बेसिकली विधिवत सम्मत और आत्मसमर्पण यानी सरेंडर एक प्रकार का, और उसके बाद नौकरशाहीकरण और प्रतिक्रिया है, जिसको आप लोग सिविलाइजेशन एंड जो है रिएक्शन कहते हैं, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और चौथा है आंदोलन का पुनरुद्भव, जहां आप एक प्रकार से रिव्यू जैसी क्रिया को रिलेट कराते हैं। तो जवाब बताइए जरा, चूज़ करिए आपको करेक्ट आंसर। प्लीज़ एक बार स्पष्टीकरण करें, क्या यहाँ पे करेक्ट जवाब होना चाहिए? प्लीज़ बताइएगा एक बार। डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी आप लोग कह रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है, लेकिन ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे आप सभी लोग सुनेंगे। देखिए, ये इन्होंने ना एक रेडिकल थ्योरी ऑफ सोशल प्रॉब्लम की बात अगर हम करते हैं तो दो विद्वानों के नाम आते हैं यहाँ पे। एक नाम तो हमारे सामने देखने को मिलता है जो है स्पेक्टर, एंड दूसरा नाम हमारे सामने मिलता है किट्सुज भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये नाम हमारे सामने देखने को मिलता है। ये दो नाम सोशल वर्क में इन्होंने रेडिकल थ्योरी ऑफ सोशल प्रॉब्लम पर बात किया है। इन्होंने किस पर बात किया है? इन्होंने रेडिकल थ्योरी ऑफ सोशल प्रॉब्लम पर बात किया है। यह आपको ध्यान रखना है इनके अंतर्गत। और इन्होंने कुछ स्टेजेस यानी कुछ स्टेप के माध्यम से बताए हैं कि सामाजिक समस्या के जो बेसिकली स्टेप होते हैं, किस तरीके से उस समस्याओं के उभार या उस समस्याओं को निजात देने के लिए एक प्रकार की रणनीति इन्होंने बनाया है, एक स्टेप बनाया है। उस स्टेप में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पर आपका आंदोलन ही आता है, मोमेंट। और मैं आपसे बता दूं, आपका ऑप्शन केवल पहला ही सही है। फिर विधिसम्मत आत्मसमर्पण, फिर उसके बाद नौकरशाहीकरण प्रतिक्रिया, और लास्ट में आंदोलन का पुनरोद्भव का मतलब एक प्रकार से उन क्रियाओं को दोबारा लेके आना। ठीक है, और यही सोशल प्रॉब्लम पर इन्होंने बात किया था 1962 में। 1962 में ये जो है चरण दिए गए थे। 1962 में सामाजिक समस्या के उभार के लिए चरण दिए गए थे, जो क्रम में है ABCD। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका सत्य है। यह फैक्ट है। ठीक है, सामाजिक समस्याओं को निजात दिलाने के संबंध में किन किन क्रियाओं को बेसिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको लेकर इन्होंने जिक्र किया है। 1962 आपको याद रखना है वह वर्ष जहां इन्होंने बताया है रिएक्शन को लेकर, यानी सोशल प्रॉब्लम को लेकर बताया है। इन्होंने सोशल प्रॉब्लम को लेकर आइडेंटिफाई किया है। स्टेजेस में आपको ये मिल जाएंगी, और रेडिकल थ्योरी ऑफ सोशल प्रॉब्लम की किताब में इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में। सर ये साइकिल फॉर्म में होता है क्या? सॉरी, साइकिल फॉर्म नहीं समझ पा रहा। मतलब ये साइकिल में होता है क्या सर? आंदोलन फिर से चक्र में। हाँ जी, चक्र में बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हो कि चक्र में भी ये चीज़ें बेसिकली रिप्रेजेंट की जाती हैं। बिल्कुल आप बता सकते हो
चक्र की प्रक्रिया बेसिकली इसमें सम्मिलित की गई है। देखिए, आंदोलन आप सबको पता होना चाहिए, है ना। आंदोलन का अर्थ बेसिकली परिवर्तन को प्रभावित करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अभियान होता है कि नहीं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आंदोलन बोलते हैं। भाई, परिवर्तन को प्रभावित करना या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का अगर अभियान कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? यह आंदोलन ही तो है, इसे हम लोग आंदोलन बोलेंगे। विधि सम्मत प्रक्रिया पर अगर आप लोग जिक्र करते हैं, विधि सम्मत बहुत ही फेमस शब्द है, विधि सम्मत। और विधि सम्मता का जो अर्थ होता है कानून के द्वारा अनुमानित या मान्यता प्राप्त होने का तथ्य। मान्यता प्राप्त होने का तथ्य विधि सम्मत कहलाता है। या तो आत्मसमर्पण जैसी क्रिया को रिप्रेजेंट करे तो उस शब्दों में यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। आत्मसमर्पण करना या लड़ाई को रोकना एक प्रकार का कहलाता है समर्पण, ठीक है। उसके बाद नौकरशाही शब्द मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, नौकरशाही करोड़ों के बारे में भी बता चुका हूँ आपको। संगठन की एक प्रणाली है जहाँ निर्णय गैर निर्वाचित अधिकारियों के एक निकाय के द्वारा किए जाते हैं। ये सारी बातें इंस्पेक्टर और जो है नाम देखने को मिलेगा जॉन क्यूज का नाम, जॉन क्यूल्सूज का नाम आपको देखने को मिलता है, ये सारे स्टेटमेंट। उसके बाद आंदोलन का अगर हम आपसे बात करते हैं, पुनरुत्थान होता है या पुनरोद्भव कह सकते हो आप, है ना। इसका मतलब है कि जनरली अगर मैं बात करूं, चाहे चर्च हो, चाहे ईसाई समूह हो, चाहे समुदाय हो, उसके भीतर धार्मिक उत्साह को नवीनीकृत करना। तो नवीनीकृत करना आंदोलन का नया क्रम बन जाना, नई चीज़ों में मॉडिफाई कर देना या नवीनीकृत कर देना, तो वो पुनरुद्भव कहलाता है या पुनरुत्थान कहलाता है। और यही क्रम आपका माना भी जाएगा, ठीक है। 1962 में दिया गया था, ऑप्शन केवल पहला और पहला सही है, ये क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए कौन से कर्तव्य विहित किए गए हैं? अब अगर आपको पता है भारतीय संविधान के कर्तव्य को लेकर तो आप आसानी से इस सवाल को बता सकते हो। सर, ए और सी। संविधान के कर्तव्य या भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, या संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। लघु संविधान के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो कौन सा संशोधन जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। 1976 में हुआ था, है कि नहीं? आपको पता होगा, मैंने पहले भी बता रखा है। 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे, जिसमें आपको मालूम है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। तो संविधान में उपबंधित किए गए हैं कुछ मौलिक कर्तव्य, जैसे आप सबको पता है कुल टोटल 11 है। एक आपका मौलिक कर्तव्य ये होता है कि आप जो है संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्थान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आप आदर करें। ये आपका एक पहला कर्तव्य बनता है, आपका एक कर्तव्य है। आपका ये भी कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्श हैं उनका भी पालन करना चाहिए। ये आपका दूसरा। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए, आप जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये आपका तीसरा। चौथा, अगर हम बात करते हैं तो देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, बुलाए जाने पर आपको राष्ट्र को सेवा भी करनी होगी। पांचवा, भारत के लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। छठा, आपके सामने प्रस्तुत होता है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां आपका आता है कि वन, झील, नदियाँ, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। सुधार करना या प्रमाणिक मात्र के लिए दया भाव रखना। उसके बाद आठवां, मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। 11वें नंबर का 6वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जो जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये बताया गया है मौलिक कर्तव्य।
तो इस प्रश्न के आधार पे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, क्या वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है? अब मेरी आवाज़ आप सबके पास क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण। हाँ जी सर। तो यहाँ पर क्या ये वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना शामिल है? बताइए। सर नहीं। शामिल है भाई। वैज्ञानिक शामिल है सर। अभी मैंने ए आपको बी और डी, क्या ऑप्शन बोला? नंबर 4। 8वें नंबर पर क्या आता है? वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना 8वें पॉइंट पे आता है। फिर कहता है हमारी संस्कृति समृद्धि विरासत संरक्षण करना। 6ठे पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, सुरक्षित करना 6ठे नंबर पे आता है। और फिर आय की समानता को न्यूनतम करना। देखो आय की समानता के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, पैसे वगैरह। ये नहीं है सर, ये देश की रक्षा करना, देश की ये रक्षा करना या उसके हित में बात करना, है ना, इस तरीके की क्रिया को बेसिकली शामिल किया गया है ना, उसकी रक्षा करना। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यानी आपका 3रे नंबर पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि ए, बी और डी आपका ऑप्शन है, जिसका ऑप्शन नंबर आप 4th में देखेंगे तो ए और बी आपको मिलेगा इसमें, और यही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले सवाल पर तरफ हम बढ़ेंगे, और अगला सवाल यहाँ पर ये प्रस्तुत है। संपोषणीय विकास हेतु 2030 कार्य सूची का जो श्रेय है किसे जाता है? यूएनडीपी, यूएनओ और WHO और FAO। ये आपके सामने ऑप्शन है। यूएनडीपी। यूएनडीपी। ओके। सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 कार्य सूची का श्रेय यूएनडीपी को जाता है। और अगर आपने यहाँ पर बात यूएनडीपी की तरफ है आपकी, तो आपने सत्य बताया है कि देश को विकास संबंधी सफलताएं हासिल करने के लिए आवश्यक ज्ञान, संसाधनों और नेटवर्क से जोड़ता है यूएनडीपी। गहन अस्थायी ज्ञान, व्यापक वैश्विक नेटवर्क के साथ हम ग्रह की रक्षा करते हैं और मानवाधिकार की वकालत करते हैं, गरीबी को समाप्त करना, असमानता को कम करना इत्यादि जैसी भागीदारी के साथ काम करते हैं। तो ये सभी भूमिकाएं बेसिकली यूएनडीपी के अंतर्गत आ जाती हैं। यूएनडीपी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो गरीबी को समाप्त करना, ग्रह की रक्षा करना या सुनिश्चित करने के लिए क्रिया के सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था कि 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें। तो 17 सतत विकास के लक्ष्य को एकीकृत किए गए और वे मानते हैं कि एक क्षेत्र में की गई क्रिया अन्य क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित करती है और विकास में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय स्थिरता के बीच में संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। इस शब्दों में ध्यान रखिएगा, पहला आपके सामने जो लक्ष्य बनता है वो निर्धनता नहीं होनी चाहिए। इस शब्द को नो पॉवर्टी को रिलेट कराया गया, भूख को शून्य बताया गया, यानी शून्य को भूख कहा गया। थर्ड आपके अगर सामने रिप्रेजेंट किया गया है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली के बारे में बात किया गया है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली की बात की गई है। चौथा गुणवत्ता की शिक्षा की बात की गई है। पांचवा लैंगिक समानता के बारे में बात की गई है, जैसा कि आप सबको पता होगा। छठे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ जल की बात की गई है एवं स्वच्छता की बात की गई है। सातवें नंबर पर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है एवं स्वस्थ जो है ऊर्जा की बात हुई है। आठवें नंबर पर अच्छा काम और आर्थिक विकास की बात हुई है, आठवें नंबर पर, है ना। नौवें पर उद्योग और नवाचार की बात किया गया है, उद्योग एवं जो है नवाचार की बात हुई है। 11वें नंबर पे 10वें नंबर पर आपकी असमानता की कमी बताई गई है, असमानता की कमी बताई गई है। इसी तरीके से कुल 17 जो है लक्ष्य रखे गए हैं। 10 तो आपको याद ही रखने होंगे, ठीक है। 10 के अंदर ही अंदर आप लोगों की परीक्षा में सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, समावेशी और सम्मान गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करना बहुत इंपॉर्टेंट एक लक्ष्य है जो नंबर 4 पर है, जो दर्शाता है, ठीक है। संकट का सामना कर सकते हैं, साझेदारी को बढ़ावा देना, विकास की ओर आगे बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, ये सभी कार्य यूएनडीपी के ही कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा।
आगे बात करते हैं। देखिए जितने भी लास्ट में ओ आते हैं और शुरुआत में डब्लू आता है, उसका मुख्यालय कहाँ होता है? आप सबको पता होना चाहिए। जिनेवा। उसका मुख्यालय जिनेवा होता है। उसका मुख्यालय जिनेवा होता है। यहाँ आपके सामने एक FAO शब्द रिलेट कराया गया है। मुझे उम्मीद है कि FAO के बारे में आप सबको पता होगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसकी स्थापना की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था कनाडा में। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में, रोम इटली में इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है। FAO का जो मीनिंग है खाद्य और कृषि संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की लगातार पहुंच बनाना। FAO से सवाल परीक्षा में भी आ चुका है। उसके बाद हमारे सामने एक शब्द आता है UNO करके, UNO। मुझे याद है कि मैंने हाल ही में आप लोगों को UNO के बारे में पढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र बेसिकली इसको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है ये। इसका उद्देश्य बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग देता है UNO। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, आर्थिक विकास की बात करता है, सामाजिक प्रगति की बात करता है, मानव अधिकार की बात करता है, विश्व शांति के लिए ये कार्यरत है UNO। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के कुल टोटल इसके कुल टोटल 6 प्रमुख अंग माने जाते हैं। 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। मैंने आपको इसके बारे में भी पढ़ाया है, जल्द ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझाया था, क्लास लिया था। उसके बाद आपके सामने एक शब्द और आता है WHO। इसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ को विकसित कराने की एक प्रकार की ये संस्था है। 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो स्वास्थ्य से संबंधित अपनी भूमिका निभाता है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं UNDP के बारे में, UNDP एक अहम भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, मैंने आपको भी बताया है, और इसी के अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्य की श्रेणी जो है रखी गई है, जहां आप वैश्विक विकास के कार्यक्रम में गरीबी को कम करना, आधारभूत ढांचे डेवलप करना, विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहन करना, इस तरीके काम करता है। 22 नवंबर 1965 को इसकी जो है स्थापना हुई थी, 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल आपके सामने सम्मिलित करने से रिलेटेड है, या आपको मैच करना है। फील्ड थ्योरी किससे रिलेट कराती है? आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट लेवल। ओके, यहाँ आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 का जो जवाब मुझे बता रहे हैं, पहले का फील्ड थ्योरी, और फील्ड थ्योरी जो रिलेट होती है वो कर्ट लेविन का नाम आता है। बहुत ही फेमस ये सिद्धांत है कर्ट लेविन महोदय का। सन 1940 में ये थ्योरी बेसिकली मेंशन की गई थी। फील्ड थ्योरी को 1940 में जो है मेंशन किया गया था। ठीक है, फील्ड थ्योरी। और वहीं अगर हम बात करते हैं सामाजिक या सोशल एक्सचेंज मॉडल या थ्योरी, इस तरीके के शब्दों में अगर मैं आप लोगों से प्रस्तुत करता हूँ सोशल एक्सचेंज थ्योरी में, तो भूमिका बनती है जॉर्ज होमस का। मैंने आपको पहले बताया, प्रारंभिक तौर पर मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था, नाम एरिक बर्न का आता है।
परंतु यहाँ पे जॉर्ज होमस शब्द लिखा गया है, तो इसलिए सोशल एक्सचेंज थ्योरी का नाम जो रिलेट होगा समाजशास्त्र में या समाज कार्य या मनोविज्ञान के सिद्धांत में, तो वह आपका जॉर्ज होमस का नाम रिलेट होगा। यहाँ पर आपको आप चीज़ों को ध्यान में रखना है। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने, जहाँ पे जॉन डब्ल्यू थी बॉट का नाम आता है, हेरोल्ड एच केली का भी नाम आता है, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, जॉर्ज सी होमस का नाम आता है, पीटर एम ब्लाउ का नाम आता है, रिचर्ड मार्क जो है इमर्सन का भी नाम आता है, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का भी नाम आता है, ठीक है। लेकिन जॉर्ज होमस ने सामाजिक विनिमय को कम से कम दो व्यक्तियों के बीच गतिविधि मूर्त और अमूर्त जैसे कमावेश पुरस्कृत या लागत के आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया। इसलिए यह सिद्धांत जब फेमस हुआ तो वह नाम बताया गया था जॉर्ज होमस का। यहाँ पे जॉर्ज होमस विद्वान जो है फेमस रहे हैं। इन्होंने 3 प्रस्ताव को रखा है। 3 प्रस्ताव कौन कौन से हैं? एक सफलता का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। सफलता का प्रस्ताव अगर रिलेट करता जॉर्ज होमस का नाम आता है, सफलता का प्रस्ताव। दूसरा उत्तेजना का प्रस्ताव था, उत्तेजना का प्रस्ताव था। तीसरा वांछना का प्रस्ताव था, वांछना का प्रस्ताव था, ठीक है। तो ये 3 टाइप का बेसिकली इन्होंने जिक्र किया था। वांछना मतलब अभाव संतुष्टि का प्रस्ताव है ना, दर्शाया इन्होंने। तो हाल के दिनों में किसी व्यक्ति को कोई विशेष पुरस्कार जितनी अधिक बार प्राप्त होता है, उस पुरस्कार की कोई भी अन्य इकाई उतनी ही कम मूल्यवान हो जाती है, और यही हम लोग कहते हैं इसे वांछना, तृप्ति, या आप ये भी बोल सकते हो अभाव संतुष्टि भी बोल सकते हो, ठीक है। जितनी बार आपको उस रिवार्ड को दिया जाएगा, आप धीरे धीरे उससे एक प्रकार से रिड्यूस हो जाएगा, उसके प्रति क्रियाएं रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। ये बातें दर्शाई जाती हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे। फिर मनोसामाजिक या मन सामाजिक एक सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत है। आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कुल 8 अवस्थाओं के बारे में एरिक एरिक्सन महोदय ने बताया है, और ये पॉइंट इन्हीं से मैच करता है। कॉन्फ्लिक्ट एक थ्योरी बचती है, संघर्ष का एक सिद्धांत बचता है जो रिलेट करता है लेवी स्कोजर का नाम। द्वंद्वात्मक सिद्धांत में भी इनका नाम बन जाता है, संघर्ष के सिद्धांत में भी इनका नाम आ जाता है। बाकी इनके साथ साथ नाम कार्ल मार्क्स का भी आता है। अगर कार्ल मार्क्स होते तो कार्ल मार्क्स का भी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर जाएगा पहला वाला, पहला से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हैं आपके सामने, इनमें से एक कथन गलत लिखा हुआ है, आपको गलत को आइडेंटिफाई करना है। गुणात्मक अध्ययन केस अध्ययन के द्वारा किया जाता है। गुणात्मक सर यही गलत है। क्यों? गुणात्मक अध्ययन केस अध्ययन के द्वारा नहीं कर सकते हो? सर कर सकते हैं, सही है। कर सकते हो, गलत कैसे हो सकता है? आपका ये पॉइंट गलत नहीं है, सत्य है। गुणात्मक अध्ययन जो है केस अध्ययन के द्वारा हो सकता है। उसकी क्वालिटी के आधार पे ही तो करते हो, उसके व्यक्ति के गुण के आधार पे ही तो केस अध्ययन होता है। इसलिए पहला पॉइंट आपका सत्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है कि परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक अध्ययन सर्वेक्षण विधि के द्वारा किया जाता है, जहाँ पे डेटा आंकड़े वगैरह आते हैं। संख्यात्मक होता है तो सर्वेक्षण के द्वारा आता है, ये भी सत्य है। प्रश्नावली विधि में साक्षात्कार कराया जाता है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्नावली विधि जो होती है, प्रश्नावली विधि में साक्षात्कार किया जाता है, ये आपके सामने जो है क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ है। प्रश्नावली का साक्षात्कार प्रविधि का विकल्प कहा जा सकता है। गुड्डे हार्ट का एक परिभाषा आई थी, सामान्य रूप से प्रश्नावली से अर्थ प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने के लिए साधन से है, जिससे पात्रक का प्रयोग किया जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। तो उस कंडीशन में अनुसूची शब्द आती है। और प्रश्नावली में साक्षात्कार कराया जाता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट हो गया ना, मतलब प्रश्नावली जैसे साक्षात्कार करते हैं वैसे प्रश्नावली और साक्षात्कार दोनों किसी समूह से जानकारी एकत्र करने के तरीके हैं।
जी जी। है ना। फिर से सुनो, प्रश्नावली और साक्षात्कार दोनों जो है ना किसी समूह से जानकारी एकत्र करने के तरीके हैं और उसमें एक अनूठी या अद्वितीय विशेषता है। वे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं और विभिन्न स्थितियों में उपयोग भी किए जाते हैं। तो ये भूमिका बनाती हैं। परंतु आप कहो कि प्रश्नावली विधि में साक्षात्कार कराया जाता है, तो ये गलत है। साक्षात्कार जो है में प्रश्नावली विधि अगर आप करते तो वो सही था। हाँ, आपने उल्टे शब्दों को रिप्रेजेंट कर दिया है कि प्रश्नावली विधि में साक्षात्कार कराना, ये आपका गलत होगा। यादृच्छिक प्रतिचयन मतलब आप समझ रहे होंगे रैंडम सैंपलिंग के लिए। इसके माध्यम से समष्टि का मतलब पॉपुलेशन हो गया, यानी 100 मान लीजिए कि प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में, यानी 10 लोगों को मान लीजिए, प्रतिचयन का एक समान संभावना होती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? बेस्टी या इकाई कहलाती है। यानी ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। केवल और केवल आपका यहाँ पर जो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है, इसका सही ऑप्शन जो है सी है, यानी थर्ड। अपराधियों को परिवीक्षा की अनुमति कौन देता है? प्लीज। सर न्यायालय न्यायालय। और पुलिस भी। अभियोजन क्या होता है सर? अभियोजन, देखिए अभियोजन एक प्रकार से प्रोसेप्शन से आप जैसे शब्दों को रिलेट कराता है ना। आप प्रोक्यूशंस भी आप कह सकते हैं। अभियोजन, प्रोक्यूशंस यानी अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन की प्रक्रिया। अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन की प्रक्रिया। अभियोजन का मतलब व्यक्ति समूह जो अदालत में किसी प्रकार पर अभियोजन चलाए जा रहा है, उस चीज़ों को दर्शाता है ना। तो कहने का जो आशय है यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 22 में, तो आप देखिए परिवीक्षा जिससे मिलता है वो तो न्यायालय ही देता है, मंडल पैरोल देता है, अधिकारी वगैरह का नाम पैरोल पे आता है कि नहीं। जो परिवीक्षा है वो न्यायालय से मिलता है। देखो अभियोजन आपका गलत है, कारागार आपका गलत है, पुलिस आपका सही होगा पैरोल पे। लेकिन जी यहाँ सर। अगर मैं आपसे बात करता तो केवल और केवल ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड में लिखा हुआ है बी, है ना। केवल और केवल बी है बस। देखिए व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो स्वाभाविक माध्यमों की व्याख्या किस में की गई है? किस में की गई है ना। यह आपके सामने सवाल। दो स्वाभाविक माध्यमों की व्याख्या। जी, हमने आज ही इस क्लास पर आप लोगों से डिस्कस भी कर रहे थे अवशिष्ट कल्याण मॉडल पर, जो दर्शाता है एक प्रकार से सामाजिक नीति के मॉडल को। और रिचर्ड टिटमस महोदय का जो नाम आता है वो बेसिकली अवशिष्ट कल्याण मॉडल पर ही आता है, सामाजिक नीति। जी सर, आय और संपत्ति के आधार पर ना। हाँ, तो जब मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ सामाजिक नीति के अंतर्गत, तो उस प्रक्रिया में दो स्वाभाविक माध्यमों की जो व्याख्या हो रही है, आज मैंने नोट भी करवाया है आप लोगों को कंटेंट में, पीडीएफ वगैरह में आप देखेंगे तो आपको इसी के अंतर्गत मिलेगा, अवशिष्ट मॉडल के ही अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। सोशल पॉलिसी में, सामाजिक कल्याण की नीति में, है ना। मेडिकेयर, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी बीमा, श्रमिकों का मुआवजा के साथ साथ आवास सहायता, पोषण सहायता कार्यक्रम, ज़रूरतमंद परिवारों के लिए अस्थायी मकान या नौकरी, इस तरीके की बात इसके अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर केवल बी है आपका, ठीक है।
केवल और केवल बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। देखिए, WS गोसेट का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। मैंने टेस्ट जब आप लोगों को करवा रहा था तो एक नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो कहाँ ये जो है रिलेट कराते हैं WF गोसेट महोदय? टी टेस्ट। छठी परीक्षा। ओके, टी टेस्ट। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पे गोसेट महोदय का जो नाम टी टेस्ट में आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, सही जवाब दिया है। टी टेस्ट सांख्यिकी में परिकल्पना परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है या किया जाने वाला एक परीक्षण होता है। टी टेस्ट की गणना के लिए 3 मूलभूत डेटा मानों की आवश्यकता होती है। 3, जिसमें प्रत्येक डेटा सेट से औसत मानों के बीच का अंतर, प्रत्येक समूह का मानक विचलन, और तीसरा डेटा मानों की संख्या। टी परीक्षण आश्रित और स्वतंत्र दोनों हो सकता है। टी परीक्षण, टी टेस्ट किसी भी सांख्यिकीय परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस से है जिसमें परीक्षण की सांख्यिकीय नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत स्टूडेंट टी वितरण का अनुसरण होता है। इसका विकास सन 1908 में विलियम सिली गोसेट ने स्टूडेंट के छद्मानाम से की थी। एक नाम यहाँ पर आता है और या आप उसे छन्ना नाम यानी बनावटी का नाम, आप यहाँ पे बनावटी का नाम दर्शा सकते हैं। अपने वास्तविक नाम से भिन्न नाम का उपयोग करना जो कहलाता है एक प्रकार से, वो रिलेट कराता है टी टेस्ट में। विशेष रूप से या विशेषकर आपके द्वारा किसी या लिखी गई किसी चीज़ पर कंडीशन दर्शाती है स्टूडेंट परीक्षण, है ना। तो यहाँ सही जवाब पहला ऑप्शन है। एक आप लोग देख रहे हैं जेड टेस्ट सांख्यिकी परीक्षण जिसका उपयोग या निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि जो आबादी एक दूसरे से सांख्यिकीय रूप से भिन्न हो, उस क्रिया में हम लोग जेड टेस्ट का नाम लेते हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी होगी जेड टेस्ट के अंतर्गत और टी टेस्ट के अंतर्गत अंतरों में, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से जब इसके संबंध में क्वेश्चन बनाए जाते हैं अंतर को लेकर, है ना। इनके परीक्षा में जब सवाल बनाए जाते हैं तो वो भी अंतर पर बेस्ड होता है, तब उस कंडीशन पर संख्या शब्द रिलेट होती है। जानते हैं आप लोग संख्या शब्द? प्लीज़ बताइए अगर संख्या शब्द आपको पता है तो। तीस से ज़्यादा होना चाहिए या 30 से कम होना चाहिए? सर 30 से कम होना चाहिए। से ज्यादा। 30 से कम। टी टेस्ट में 30 से कम होना चाहिए। जी सर। 30 से कम, नमूना छोटा होना चाहिए। और जी जेड टेस्ट में 30 से 30 से ज्यादा। 30 से ज़्यादा होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा क्योंकि परीक्षा में इससे सवाल आता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक आता है यू टेस्ट। आप लोगों ने यू टेस्ट के बारे में संख्या शब्द ये 30 से ही रिलेट करा है क्या आपने? जी 30। ठीक है। एक आता है आपके सामने यू टेस्ट। मान विटनी का यू टेस्ट होता है, यू परीक्षण होता है, इसी को बोला जाता है। मैन विटनी जो है विल्कॉक्सन का एक परीक्षण है जो शून्य परिकल्पना का एक गैर पैरामेट्रिक परीक्षण के नाम से जाना जाता है ना। और इस परीक्षण में निरंतर दीर्घकालिक धारणाओं के साथ अल्टरनेट हाइपोथेसिस विकसित की जाती है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस यू परीक्षण में डेवलप की जाती है। ठीक है, H0 से इसको नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं। जनसंख्या का वितरण जो है समान होता है यू टेस्ट में, है ना। तो मान विटनी बेसिकली प्रत्येक स्थिति के लिए डेटा को रैंक करता है
और फिर देखता है कि दो रैंकों के योग कितने से भिन्न है मान हुटनी के परीक्षण में। एक उच्च एक निम्न जो स्तर वगैरह आप निकालते हैं वह योग परीक्षण में ही निकालते हैं आप लोग। काई स्क्वायर काई टेस्ट परीक्षण। काई स्क्वायर वर्ग जो है बेसिकली सैद्धांतिक एक आवृत्ति की क्रिया है। अवलोकन करने का अंतरों का परीक्षण है। यहाँ आवृत्ति और अवलोकन दो ऐसे शब्द हैं जो काई स्क्वायर को रिलेट कराते हैं। काई स्क्वायर परिकल्पना परीक्षण के लिए किया जाता है ये भी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्ल पियर्सन महोदय का नाम 19वीं दशक में आया था। यह निर्धारित करना है कि क्या देखे गए डेटा या अपेक्षित डेटा के बीच का अंतर संयोग के कारण यदि यह उन चरों के बीच किसी संबंध का कारण है जिसका या जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में काई स्क्वायर परीक्षण आता है। परंतु इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर पहला सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सम्मिलित किए हुए प्रश्न हैं आपके सामने। आपके सामने ये सवाल कहता है आत्म जागरूकता सोच भावना क्रिया के संबंध में संचेतना की डिग्री करना आत्म जागरूकता कहलाता है। सेल्फ अवेयरनेस सोच भावना और क्रिया के संबंध में सचेतन होना जागरूकता ही होता है। चेतना का मतलब जागरूकता होता है। चैतन्यकरण का सिद्धांत पाउलो फ्रेरे का है। स्वाभिमान है ना। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में स्वाभिमान के बारे में तो स्वाभिमान किससे रिलेट हो जाएगा सामाजिक तुलना के प्रतिबिंब पर आधारित स्व का मूल्यांकन स्वाभिमान को रिलेट कराएगा। आत्मसम्मान आपको दर्शाता है स्वयं की धारणाओं के संबंध में आंतरिक रूप से संगत की भावना है। स्वयं की धारणाओं के संबंध में आत्मसम्मान। आत्मविश्वास नैतिक और आधारभूत मानक द्वारा श्रेणीबद्ध व्यवहारों और क्रियाओं के मूल्यों हेतु स्वधारणा आत्मविश्वास। सही जवाब बेसिकली ऑप्शन 4 को देखिए। ऑप्शन नंबर 4 आप फर्स्ट में थर्ड का थर्ड दिया हुआ है और फोर्थ का फोर्थ। अच्छा तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा सर? और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑप्शन ही कोई नहीं है इसमें सर ये वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा जो आपने करा है। ठीक है। नैतिक और आधारभूत मानकों की श्रेणीबद्ध जो है व्यवहारों और क्रियाओं का मूल्यांकन करना स्वधारणा हो जाएगी। फिर यही बन जाएगा स्वयं की धारणाओं के संबंध में आंतरिक रूप से संगत भावनाएं हो जाएगी तो आत्मविश्वास हो जाएगा। सामने सामने मैच कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका मैच हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ही आत्मविश्वास का अर्थ होता है आप खुद को स्वीकार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन में नियंत्रण की जो भावना रखते हैं तो उसे आत्मविश्वास कहा जाता है। तो स्वयं की धारणा पर ये रिलेट हो जाता है। और एक शब्द जैसे आत्मसम्मान सेल्फ इस्टीम होता है। आपने नाम सुना होगा सेल्फ इस्टीम का अब्राहम मैस्लो का। जी सर। आत्मसम्मान वह है जिसके द्वारा हम स्वयं को महत्व देते हैं और समझते हैं। तो नैतिक और आधारभूत मानकों को श्रेणीबद्ध व्यवहारों की क्रियाओं में मूल्यांकन स्वधारणा मतलब आपने स्वयं को महत्व दिया और समझा वो आत्मसम्मान। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। फिर समाज कार्य में आपके सामने दिया हुआ है अवधारणा और उसका काल क्रमानुसार आपको दर्शाना है। यह आपके सामने सवाल दिए गए। जैसा कि आप सबको पता है रेडिकल सोशल वर्क के बारे में जानते हैं। रेडिकल सोशल वर्क रेडिकल सर 1955। देखिए अगर जब हम बात करते हैं रेडिकल सोशल वर्क को लेकर तो रॉबर्ट बेली का नाम वहाँ पे आता है ना उस क्रिया में। परंतु मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा
जैसे कि आपके सामने अगर ये 1917 है और ये आपका 1975 है, रेडिकल सोशल वर्क। इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है, इंटीग्रेटेड एक अप्रोच है। इस अप्रोच को कब बेसिकली संचालित किया गया था, बता सकते हैं? रेडिकल अप्रोचेस जो दर्शाता है एक प्रकार से, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, उस क्रिया को इस्टेब्लिश कब की गई थी? प्लीज़। आप लोग यहाँ पे बताइए, रेडिकल सोशल वर्क में सही याद नहीं आ रहा। चीज़ों को दर्शाया गया था। चलिए, रेडिकल जो अप्रोच है एक प्रकार से एकीकृत करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ दर्शाया जाएगा द लॉजिक ऑफ जो है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करके, और इंटीग्रेटेड अप्रोचेस के अंतर्गत अगर हम लोग जब जिक्र करते हैं तो 1997 का नाम आ जाता है उपागम का। और पारिस्थितिकी उपागम ब्रोफेन ब्रेनर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना। इटियोलॉजिकल अप्रोच उसको कहा भी जाता है। जी सर, ब्रोफन ब्रेनर। तो ब्रोफेन सर ब्रेनर इंटीग्रेटेड अप्रोच में पाब्लो फ्रेरे बोला आपने? किसमें? इंटीग्रेटेड अप्रोच में नहीं, इंटीग्रेटेड अप्रोच में पाउले फ्रेरे का नाम नहीं, मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो बेसिकली डेवलप किया गया है, एकीकृत किया गया है उस क्रिया में। यहाँ मैंने किसी पर्टिकुलर विद्वान का नाम मेंशन नहीं किया है, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण मैंने मेंशन कर रहा हूँ। कारण ये है क्योंकि सवाल में यही कहा गया कि कालक्रमानुसार बताइए कब से कब कौन चीज़ें आई हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी इसके बारे में बता रखा है, इटियोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। ज़रा एक बार मुझे बताएंगे कि जो इटियोलॉजिकल अप्रोच है वो कब डेवलप हुआ था और कब आया था? पता होना चाहिए आपको। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, एक थ्योरी के रूप में आप सभी लोगों ने 1979 में याद किया था, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी करके, EST लेकर 1979। हाँ, अभी क्लास लेगा 1979। ज़रा इसके आधार पे अगर आप कालक्रम के अनुसार दर्शाते हैं तो आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1917, फिर उसके बाद 1978, फिर उसके बाद डी, और लास्ट में आपका सी। कहीं किसी ऑप्शन में है BADC? पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन दिखा रहा है जी। पहला ऑप्शन। परंतु इस सवाल में इसे जैसे किसी विद्वान के नाम से दर्शाना चाहिए था तो ऑप्शन आपका करेक्ट जाता, परंतु ये क्वेश्चन ड्रॉप किया हुआ है, ये क्वेश्चन ड्रॉप किया हुआ है। विद्वान के नाम के साथ में आता तो, क्योंकि देखो यहाँ पे एकीकृत उपागम एक विद्वान का नाम नहीं आता है, ठीक है। सामाजिक निदान में पार्लियामेंट का भी नाम आ जाता है, पार्लियामेंट का भी नाम आ जाता है, ठीक है। परिस्थितिकी मॉडल में एक विद्वान का नाम नहीं, 1955 में एक उल्डो करके विद्वान आते हैं, उल्डो करके 1955 में, ठीक है। परंतु मैंने यहाँ पे ना दिमाग में डायग्नोसिस शब्द रखा है, डायग्नोसिस को ध्यान में रखते हुए कि क्रिया को किस तरीके से सबसे पहले डेवलप की गई है निदान के माध्यम से, तो उस ऑप्शन से ये ऑप्शन बनता ये वाला, और ये प्रश्न बेसिकली ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। प्रश्न एकीकृत उपागम की तत्पन क्या है? एकीकृत में कई विद्वान आते हैं, उपागम में, एकीकृत उपागम में सिगमंड फ्रायड का भी नाम हमें देखने को मिलता है, सिगमंड फ्रायड का नाम हमें देखने को मिलता है, यहाँ तक कि स्किनर भी एकीकृत वाली क्रिया में बात करते हैं, ठीक है। कई विद्वानों के नाम हमें देखने को मिलते हैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंतर्गत, है ना। लर्निंग से संबंधित जितने भी विद्वान आते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच को टच करते हैं, उन सभी विद्वान, है ना। परंतु यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंटीग्रेटेड में, ठीक है,
तो अगर आप नाम यहाँ पर जो मैंने लगाया है आप लोगों के लिए एक वर्ष के रूप में दर्शाया है, वो भी लर्निंग के आधार पे, जहाँ पे डायग्नोसिस करके बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, लर्निंग के माध्यम से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, टास्क बेस्ड लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, ठीक है, कोलैबोरेट एक लर्निंग होता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है, पीयर लीड टीम लर्निंग होता है। इस तरीके कई टाइप के बेसिकली लर्निंग को दर्शाया गया है, जो लर्निंग अप्रोचेस फॉर द इफेक्टिव आईसीटी इंटीग्रेटेड को रिलेट कराता है। तो उस कंडीशन में ये नाम आता है। तो बर्न ये सवाल ड्रॉप है। आगे बढ़ेंगे। सर इसमें बैक करना पर थोड़ा सॉरी, पीछे। क्या करें? सर एक ही कर तो उपागम की सन क्या है सर, वो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रही। उपागम के सन आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए 1997। 1997। परंतु ठीक है। जब ये वर्ष लिख रहे हैं तो ऊपर निदान का लिखिएगा, निदान के क्रम में, ठीक है, तब जाके ये वर्ष लिखिएगा निदान के क्रम में। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे और ये रहा क्वेश्चन। आपसे कहता है कि गैर सरकारी संगठन कौन बना सकता है? व्यक्तियों का निकाय अगर होगा तो बना देंगे, अपने कर्ता के माध्यम से हिंदू अविभाजित परिवार है तो वो भी बना सकता है, एक संस्था भी बना सकती है। तो बना तो सकते हैं तीनों। भाई एनजीओ कौन बना सकता है, बता सकते हो आप लोग? ये तीनों बना जी सकते सर, हैं। कोई भी बना सकता है, तीनों बना सकते हैं। तीनों बना सकता है ना? तो यहाँ आपका जो जवाब जाएगा वो तीनों ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन आपका सही है। समाज कार्य विधि जैसे कि एकीकृत समाज कार्य प्रणाली, समाज कार्य विधि जैसे कि एकीकृत समाज कार्य प्रणाली, अवधारणीकरण के महजूद या मौजूदा सीमा की प्रतिक्रिया में कौन सा मॉडल विकसित किया गया था? यह आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन। समाज कार्य मॉडल है, विधि है। विच मॉडल वाज इंट्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स फॉर, आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया और कहा गया कॉन्सेप्ट के आधार पे कि इंटीग्रेटेड सोशल वर्क मेथड। क्वेश्चन नंबर 20, सही जवाब पिंकस एंड मिन्हा, पिंकस और मिन्हा, ठीक है। एकीकृत समाज कार्य प्रणाली का नाम अगर आता है तो पिंकस और मिन्हाम का नाम आता है। समाज कार्य में सक्रिय भागीदारी की अवधारणा भी अगर नाम आता है तो पिंकस और मिन्हाम का नाम आता है। सही ऑप्शन आपका पहला जाएगा। क्लियर है? बताइए। जी सर, सर ये कब का सन आएगा? सन इसमें कोई पर्टिकुलर सन वगैरह डिनोट नहीं किया गया है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि समाज कार्य के अभ्यास के दौरान एक समग्र दृष्टिकोण का उन्होंने उपयोग किया है, ठीक है। उस संदर्भ में इसका नाम जो है बेसिकली दिया जाता है पिंकस और मिन्हाम का नाम, ठीक है। उस क्रिया इंटीग्रेटेड सिस्टम मॉडल ऑफ सोशल वर्क में इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। सोशल केस वर्क इन सोशल वर्क, सोशल ग्रुप वर्क इन सोशल वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल वर्क, सोशल वर्क रिसर्च इन सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशल वर्क, सोशल एक्शन इन सोशल वर्क। तो इन सभी क्रियाओं को एकीकृत समाज कार्य प्रणाली के अंतर्गत रखी जाती है। तो ये बेसिकली मेथड्स के नाम से जाने भी जाते हैं एक प्रकार से। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। एक सम्मिलित करने वाला सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है परीक्षा में आपको आगामी देखने को मिले। आपके सामने क्वेश्चन, आप प्लीज़ इस सवाल का एक बार जवाब बताएं। क्या होना चाहिए इस सवाल का जवाब? सामर्थ्य निर्धन,
द एबल बॉडी पुअर। यहाँ आपको क्या कहना उचित रहेगा कि कार्य गृह और सुधार गृह में रखे जाते हैं ये लोग? जी सर। अक्षम सर ये सारे सही हैं बेसिकली। इनकम्प्लीटेड बेसिकली पर्सन, या अगर हम बात करते हैं विरधन या निर्धन कहा जाए, इसको पुअर कहा जाता है। और इस क्रिया में अगर आप बात कर रहे हैं तो रिलेट होगा भिक्षा गृह में रखे जाते हैं। निर्भर बच्चे यानी डिपेंडेंट चिल्ड्रन है ये। और इसकी क्रिया में अगर हम बात करते हैं उनका ध्यान रखने के लिए तैयार व्यक्ति होते हैं। निर्धन बच्चे जिनके माता पिता अथवा अन्य नातेदारी के घर अथवा निर्धन गृह में रखे जाते हैं। तो सही ऑप्शन सब सामने सामने मैच हुआ है और ऑप्शन नंबर पहला 29 का करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन आपका पहला सही है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित प्रणालियों का जो है अचित्त क्रम में दर्शाइए या व्यवस्थित करिए। आपको एक क्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया यहाँ पे सवाल है। ठीक है, अब ये आपको क्रम में दर्शाना है इस सवाल में। परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशंस रिजेंट सिस्टम है ये। अभिकर्मक को बोला जाता है रिजेंट अभिकर्मक। तो इस सवाल के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए? इसकी मीनिंग को अगर हम लोग बात करते हैं इस क्रिया में, परिवर्तन अभिकर्मक प्रणाली एक प्रकार से सबसे जो पहला कंडीशन दर्शाया जाता है। ठीक है, उन शब्दों में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो आपका पहले नंबर पर ये शब्द मेंशन होता है परिवर्तनशील वाली क्रिया को। देन सेवार्थी प्रणाली क्लाइंट की जो सिस्टम या क्रियाएं हैं उसको डिनोट करता है। आपने अध्ययन वाली प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशंस वाले में रखा, परिवर्तन अभिकर्मक में रखा, सेवार्थी को रखा, फिर आपने लक्ष्य या टारगेट प्रणाली को रखा, फिर आपने काम करने पर बल दिया है यानी एक्शन पर। तो एक ये अरेंज द फॉलोइंग सिस्टम है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्शाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्शाना है मतलब घटित होने के क्रम में दर्शाना है, घटना है कालक्रम के अनुसार। और काल क्रम जो दर्शाएगा वो उचित क्रम को बेसिकली क्रॉनिकल एज कहा जाता है। और सही जवाब ऑप्शन ABCD है। तो ABCD आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सर ये पहले को इंग्लिश क्या बोलेंगे? किसको? ट्रांसफॉर्मेशन रिजेंट सिस्टम। रिजेंट सिस्टम मतलब अभिकर्मक या प्रतिकर्मक या रिजेंट है ना। दूसरे पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है अभिकर्मक यूज किया जाता है। दूसरे पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाना, दूसरे फैक्ट को पता लगाने को रीजेंट कहा जाता है। तो एक बार और बोल दीजिए। रीजेंट REAGENT रीजेंट प्रतिकर्मक या अभिकर्मक या रीजेंट या रीजेंट कहा जाता है। दूसरे पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है रीजेंट शब्द का। सी ऑप्शन सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 के अधिनियम से पूर्व से प्रकरण विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 विशाखा हमने बनाया। हाँ, अगर आपने यहाँ से रिलेट कराया है आप सभी लोगों ने कि इस शब्द में अगर आप कार्यस्थल के आधार पर बातचीत कर रहे हैं तो ऑप्शन आपका सही जा रहा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन विशाखा एवं अन्य वर्सेस या बनाम राजस्थान है ना। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष एक अधिनियम है जो 2013 का है।
है ना। चर्चा के दौरान व्यापक रूप से सिफारिश उभर कर सामने आई थी। समिति या स्थायी परिवाद या समिति का गठन, मॉनिटरिंग वगैरह को लेकर, आंतरिक परिवाद को लेकर, जागरूकता कार्यक्रम को लेकर, आंतरिक परिवाद समितियां, संगठन के साथ सहयोग, वार्षिक रिपोर्ट, ऐसे शब्द जो बेसिकली यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे इसके अंतर्गत। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ जब जिक्र कर रहा हूँ विशाखा एवं राजस्थान को लेकर, तो सन 1997 का भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला था, जहां नैना कपूर और उसके संगठन साक्षी के नेतृत्व में विभिन्न महिलाएं समूहों ने कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राजस्थान राज्य और भारत की केंद्र सरकार के खिलाफ जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई थी 13 अगस्त 1997 को। और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ पर इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समाज सेवा किसे कहा जाता है? समाज सेवा, समाज सेवा असहाय की सहायता करना क्या कहलाता है? समाज सेवा कहलाती है। समाज कार्य क्या कहलाता है? समाज कार्य क्या कहलाता है? समाज ऑप्शन जी, समाज कार्य स्वयं की सहायता करने के सिद्धांत के आधार पर समस्या समाधान की सहायता करना। समाज सुरक्षा क्या कहलाता है? आकस्मिक स्थितियों से बचाने की बात करता है। सामाजिक सुधार क्या करता है? पारंपरिक संस्थाओं का उन्मूलन और जीवन के नव प्रतिरूपों को देखने की बात करता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट जा रहा है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अवसाद के लक्षण बताने हैं आपको। डिप्रेशन के लक्षण आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं बता सकते हैं आप लोग। मैंने डिप्रेशन वगैरह को लेकर बातचीत भी कर चुका हूँ, जहाँ एक सामाजिक निवर्तन शब्द को हम लोग रिलेट करें, डिटरेंस शब्द को हम लोग निवर्तन कहते हैं, ये शब्द शामिल है। निम्न आत्मसम्मान हो जाता है अवसाद में, थकान, भूख में कोई परिवर्तन नहीं है। सर बहुत सारे हैं जी सर, 3 है। निवर्तन को क्या बोलते हैं सर? डिटरेंस Change. कहते हैं, या डिटरेंस शब्द को हम लोग शामिल करते हैं निवर्तन शब्द को। हटाना, वापस लेना, पीछे हटना, लौटना, समाज के दृष्टिकोण से हटना, है ना, निवर्तन शब्द को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है जी सर। हाँ, तो रिट्रैक्ट जो है रिट्रैक्शंस भी कहा जाता है ना, निवर्तन शब्द को, है ना। और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ABC, केवल आपका सेकंड। आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ये देखो क्वेश्चंस आपके सामने इंग्लिश में दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों को कभी कभी एकाध प्रश्न जो है आपको हिंदी वाले में इंग्लिश में ही दे देगा, ठीक है। और इस सवाल का अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसका मीनिंग है, कहता है कि सामाजिक वर्ग के संबंध में एक शब्द आता है, उस शब्द को कहते हैं प्रोलिएट रिएट बोलते हैं, रिएट बोलते हैं, प्रोलिट रिएट कहते हैं हम इसको। और एक शब्द यहाँ पे जो रिलेट होता है बुर्जवाइज कहा जाता है इसको, ठीक है, बुर्जवाइज कहा जाता है इसको। सर ये तो कार्ल मार्क्स का है ना? आपको बताना है कि सामाजिक वर्ग के संबंध में प्रोलिएट रिएट और बुर्जवाइज शब्द किसने गढ़ा है? आपके कार्ल साथ मार्क्स। मैक्स वेबर है, NMC। सर कार्ल मार्क्स। बिल्कुल सही जवाब जो जा रहा है आपका यहाँ पे कार्ल मार्क्स का नाम जा रहा है। और हाँ, कार्ल मार्क्स ही यहाँ पर स्टेटमेंट आपका करेक्ट। सर प्रोलेटेरिएट का क्या मतलब होता है? देखिए, इसके जो कहने का तात्पर्य या जो आशय होता है
यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा सर्वहारा वर्ग। जी सर, बुजुर्ग यस सर। हारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग को हम लोग प्रोलिएट कहते हैं। और जो बुर्ज़वाइज़ शब्द मेंशन किया गया है उसे पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग ऐसे शब्द हैं जो किसी विशेष सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोगों को संदर्भित करता है, खासतौर मार्क्सवादी सिद्धांत में, है ना, मार्क्सवादी सिद्धांत में। तो वहीं पे सर्वहारा वर्ग का तानाशाही क्रांति का पहला चरण माना जाता है। और ये शब्दों को रिलेट कराने वाला विद्वान अगर कोई है तो वो कार्ल मार्क्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, और कल हम लोग शुरुआत करेंगे संसाधन जुटाने से क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है।